मैं आपके सामने 3 ऐसी कंपनी रखूँगा जिनको लेकर बड़ी खबर आ गई है और इन खबर के चलते हुए आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी कि अब आगे इन कंपनीज़ में क्या होने वाला है। किस तरह के आपको एक्शन लेने ताकि आप सही से ग्रो कर सकें। तो जिसके अंदर हम पहली कंपनी डिस्कस करेंगे मझगाँव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड कि भाई अब इस कंपनी में कितनी ग्रोथ होने वाली है। कौन-सी वो खबर निकल के सामने आ गई है जिसके चलते हुए इस कंपनी में हलचल होना तय है। ये समझो हलचल होगी ही होगी। एक और कंपनी है जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी आज लगभग तेज़ी से गिरती हुई नज़र आ रही है। 6 महीने में 50% गिर चुकी है और आज के दिन कंटिन्यू गिरती जा रही है। 15% का डाउनफॉल 5 दिन में 22 से 23% तक गिर गई है। तो इसके पीछे का क्या वजह है? नो डाउट आप समझ गए हैं कि मैनेजमेंट ने कोई बड़ा कांड यहाँ पर किया होगा, लेकिन वो क्या किया है इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी या फिर ये एक ट्रैप रहेगा। इसको समझने की कोशिश करेंगे। वहीं हम डिस्कस करेंगे एक और पावरफुल कंपनी एचएफसीएल। एचएफसीएल को लेकर मैं बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूं और ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर के नाम से बहुत ज़्यादा जानी जाती है और एचएफसीएल एक ऐसी कंपनी है जिसमें बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं और इन खबरों के चलते हुए एचएफसीएल में बड़ी हलचल होगी। नो डाउट हलचल होगी और किस लेवल की होगी वो आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। अभी फ़िलहाल इस मंथ कोई भी हॉलिडे नहीं रहने वाला, यानी मार्केट क्लोज़ नहीं रहेगी सैटरडे और संडे को छोड़ के। तो कह सकते हैं कि एचएफसीएल में आपको इस पूरे महीने अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले हम केपीआईटी टेक्नोलॉजी को लेकर डिस्कस करते हैं कि बेसिकली चल क्या रहा है। यहाँ पर आप देखिए मैंने अपस्टॉक का एक आर्टिकल खोला हुआ है। आप मल्टीपल आर्टिकल्स में देख सकते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन मैं अपस्टॉक का आर्टिकल चूज़ कर रहा हूँ। 1 जुलाई की ये अपडेट है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो खुद ही वार्निंग देता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमारा क्वार्टर 1 रहेगा 2027 का वो ख़राब रहेंगे, हम अभी से एस्टिमेट करके चल रहे हैं। ये मैनेजमेंट के बयान हैं और जब कंपनी का मैनेजमेंट इस तरह के स्टेटमेंट देता है तो नो डाउट तेज़ी से सेलिंग आपको देखने को मिलेगी और सेलिंग इस लेवल तक गई है कि इस कंपनी में यानी कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी में लोअर सर्किट लगते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई ऐसा क्यों, मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो भी आपको नीचे देखने को मिलेगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू इसलिए गिरेगा, सबसे बड़ा रीज़न यूरोप को बताया जा रहा है यूरोप का जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं यानी ओईएम, ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से केपीआईटी टेक्नोलॉजी आपको डाउनफॉल में देखने को मिलेगी। यहाँ पर यूरोप की बहुत सारी जो कार कंपनीज़ हैं उन्होंने प्रॉफिट वार्निंग दी है। उन्होंने बोला है कि हमारा ही प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो हमसे जुड़ी हुई कंपनीज़ में भी कोई खास ग्रोथ नहीं आने वाली, जिसकी वजह से केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अपनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को स्लो कर दिया है या उनको पोस्टपोन कर दिया है। और ये जो कंपनी है केपीआईटी, इसका जो बिज़नेस है यूरोप के ऑटोमेटिव क्लाइंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड था, जिसका सीधा असर कंपनी के रेवेन्यू पे पड़ा है। अब सवाल ये आता है कि आज तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी गिर रही है, क्या भविष्य में भी ये कंपनी नेगेटिव रहेगी? तो इसका जवाब हम कह सकते हैं कि पूरी तरह ऐसा नहीं रहने वाला, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पर ये भी इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, यानी छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम है। फाइनल ईयर 2027 के सेकेंड हाफ में रिकवरी की उम्मीद है। बाकी केपीआईटी टेक्नोलॉजी का यूएस, इंडिया और कोरिया मार्केट में अच्छी खासी डिमांड चल रही है। वहीं कंपनी ने क्लियर बोला है कि हम एआई बेस्ड प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रही हैं और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हमारा ऑर्डर बुक और जो हमारी पाइपलाइन है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब ये है कि अगर केपीआईटी टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव पॉइंट की तरफ चलते हैं तो भाई ये भी एक बड़ी बात है कि मैनेजमेंट ने खुद सामने आकर ये बोला है कि हमारे प्रॉफिट कुछ खास नहीं रहने वाले, यानी एक प्रॉफिट वार्निंग दी है, वो भी सबके सामने। ये दिखाता है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितना हाई है। बाकी कंपनी ने लॉन्ग टर्म गाइडेंस विड्रॉ नहीं की है। वहीं कंपनी का कहना है कि फाइनल ईयर 2027 के हाफ में ही हमारी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी और इसी के साथ पॉजिटिव पॉइंट ये है केपीआईटी टेक्नोलॉजी में कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। लेकिन गाइज़ हमें रिस्क पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में देख रहे हैं। जैसे एक रिस्क तो यही रहेगा कि अगर यूरोप का ये जो ऑटो इंडस्ट्री है वीक ही होता चला गया तो हाफ ईयरली में रिकवरी आना ये पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है रिकवरी और डिले हो जाए। यहाँ पर मैनेजमेंट की जो रिकवरी है हम कह सकते हैं सिर्फ एक गाइडेंस है, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। और ये चीज़ भी आप ध्यान रखकर चलिए कि सिर्फ एक क्वार्टर की प्रॉब्लम कभी कभार 2-3 क्वार्टर तक कंटिन्यू रहती है। अगर क्वार्टर 2 वीक रहे तो हम कह सकते हैं कि केपीआई टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस कंपनी को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नाउ अब बढ़ते हैं अगली बेहतरीन कंपनी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने टेलीकॉम सेक्टर से एक बड़ा डेटा निकल के सामने आया है वो रख देता हूँ।
यहाँ पर आप देखिए मैंने डीडी न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है और इस डेटा में बहुत क्लियर देखने को मिल रहा है कि जो फाइनल ईयर 2025 था उस टाइम टेलीकॉम सेक्टर का जो ग्रोस रेवेन्यू था 3.72 लाख करोड़ था और ये पिछले साल के मुकाबले से लगभग 10.7% ज़्यादा है। देखने में ऐसा आ रहा है कि भाई जो 5G रोल आउट है इंडिया के अंदर, जो 5G रोल आउट हो रहा है ये पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से होने वाला रोल आउट है। यानी जिन देशों ने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था उनको काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन इंडिया को 5G लॉन्च करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं वो खुद बता रहे हैं कि हमने सिर्फ 22 महीनों के अंदर अंदर, ये एक बड़ा नंबर है, हमने सिर्फ 22 महीनों के अंदर अंदर 5.1 लाख से भी ज़्यादा 5G बेस स्टेशन लगा दिए हैं और इंडिया में 122 करोड़ से ज़्यादा टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स भी हैं और जो 5G यूज़र्स हैं उनकी संख्या भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ओवरऑल कह सकते हैं कि ये एक बड़ी ग्रोथ है जिसको आप इधर से क्लियरली नोट आउट कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट किन कंपनीज़ के ऊपर पड़ेगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहली कंपनी है HFCL के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। दूसरा हो गया तेजस नेटवर्क, भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, इंडस टावर, इन कंपनीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब आगे HFCL में क्या ग्रोथ, क्या अपडेट्स हमें देखने को मिलती है। अगर हम बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी मझगांव डॉक शिपबिल्डर की तरफ, तो इस कंपनी को लेकर एक ऐसा बेहतरीन आर्टिकल निकल के सामने आया है जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिला सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप। यहाँ पर आप देखिए ये आर्टिकल बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि 20,000 करोड़ का मेगा ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर तैयार कर दिया गया है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। यानी 20,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है और ये जो क्लस्टर है सिर्फ शिप बनाने का काम नहीं करेगा, यानी शिप बनाने की फैसिलिटी नहीं दे रहा, इसमें पूरा मैरीटाइम इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा और प्रोजेक्ट से इंडिया की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसके चलते हुए मझगांव डॉक शिप बिल्डर को क्या फ़ायदा है तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। इसी आर्टिकल के मुताबिक हमें देखने को मिल रहा है कि जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है उसको एंचोर शिपयार्ड बनाया गया है। एंचोर शिपयार्ड का प्रपोजल मझगांव डॉक शिप बिल्डर को दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर को इस क्लस्टर का एंचोर शिपयार्ड बनाने की प्लानिंग की जा रही है और एंचोर शिपयार्ड का मतलब होता है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर इस क्लस्टर की एक लीडिंग कंपनी होगी और उसके आसपास ही ये सप्लायर्स, SMME और एनक्लरीज इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी। और वहीं ये बात भी आपको ध्यान में रखकर चलनी है कि ये सिर्फ एक प्रपोजल है। यहाँ पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर को कोई कंफर्म ऑर्डर अलॉट नहीं हुआ है। इसके चलते हुए ही मझगांव डॉक शिप बिल्डर में इस न्यूज़ का कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि आज थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, हो सकता है मार्केट के एंड होते होते मझगांव डॉक शिप बिल्डर में तेज़ी आ जाए। और अगर हम बात करें कि बेसिकली कंपनी के चार्ट्स क्या कहते हैं, तो पिछले 5 दिनों से तो ये कंपनी 1.80% डाउन ही रही है। कल के बड़े बाउंस के बाद कंपनी की जो ओपनिंग है थोड़ा डिप रही थी, लगभग 2474 के आसपास ये कंपनी आ गई थी, पर कंपनी ने नीचे के लेवल से फिर से एक अच्छी रिकवरी की और कंपनी का PE आपको बताना चाहूँगा लगभग 38.96 पहुँच गया है, जो कि बाकी डिफेंस सेक्टर के मुकाबले काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी सस्ता नज़र आता है। वहीं कंपनी के अगर चार्ट लेवल्स की बात करें तो कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है, यानी कि इससे नीचे कंपनी नहीं जाएगी, वो 2460 से लेकर 2474 बताया जा रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कंपनी 2502 से ऊपर नहीं जाने वाली थी, लेकिन आज कंपनी ने अपना जो रेजिस्टेंस बैरियर है उसको तोड़ दिया है। कंपनी 2513 के आसपास बढ़ती हुई नज़र आई है, जो आप क्लियर स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी ओवरऑल कंपनी में हलचल एक पॉजिटिव माहौल की तरह बढ़ती जा रही है। बाकी मझगांव डॉक शिप बिल्डर में क्या करें, इसको लेकर सबसे पहली बात, अगर आप एग्जिस्टिंग होल्डिंग रखते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वैल्यूएशन कंपनी की काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगर आप नई बाइंग की सोच रहे हैं, फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी यहाँ करना सही नहीं रहेगा। जब तक ये कंपनी 2503 के लेवल के ऊपर रहेगी या सस्टेन करती रहेगी तब इसमें फास्ट तेज़ी दोबारा शुरू होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। फिलहाल देखते हैं कि आगे हमें किस तरह की ग्रोथ मझगांव डॉक शिप बिल्डर में देखने को मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है इन तीनों कंपनीज़ को लेकर सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे डेली होने वाली अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहें। हमारे इस चैनल पे उन कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाता है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में होती हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हों या फिर नीचे की तरफ हों। यानी जिन कंपनीज़ में तेज़ी से ग्रोथ होती है उनको लेकर भी हम डिस्कशन करते हैं और जिन कंपनीज़ में डाउनफॉल होता है उनको लेकर भी हम डिस्कशन करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।